इस वीडियो के अंदर हम HTTP रिक्वेस्ट स्मगलिंग से होने वाले दो मेजर नुकसानात की, दो मेजर इम्पैक्ट्स की बात करेंगे। हमने इस HTTP रिक्वेस्ट स्मगलिंग की इटसेल्फ टेक्निकल डिटेल में नहीं जाना कि ये वर्नेबिलिटी क्या होती है, कैसे की जाती है, इसको क्रिएट कैसे किया जाता है। हम सिर्फ जनरल बात करेंगे कि रिक्वेस्ट स्मगलिंग होती क्या और इसको करने से वो क्या दो नुकसान आते हैं, वो क्या दो इम्पैक्ट्स हैं जो हमें हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम जनरल बात करें कि HTTP रिक्वेस्ट स्मगलिंग या रिक्वेस्ट स्मगलिंग ये होती क्या, तो जिस तरह नाम से ही लग रहा है कि हमने किसी चीज़ को स्मगल करवाना है, राइट। सो अब यहाँ पे ब्लू में जो आपको बॉक्स नजर आ रहा है, ये आप समझ लें कि हमारी मेन रिक्वेस्ट है, राइट। ये हमारी मेन रिक्वेस्ट है जो कि अटैकर ने की है फ्रंट एंड को। और इस रिक्वेस्ट के अंदर आप देखें जो सेकंड बॉक्स रेड कलर का बॉक्स बना हुआ है, ये हमारी स्मगल्ड की गई रिक्वेस्ट है। मतलब एक रिक्वेस्ट के अंदर दूसरी रिक्वेस्ट हम डाल के भेज रहे हैं। ये दिखने में कैसी लगती है, कैसी होती है, ये आगे चल के मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। लेकिन होता क्या, फ्रंट एंड उसको एक ही रिक्वेस्ट के तौर पे कंसीडर करता है। फ्रंट एंड को ये लगता है कि भाई ये एक ही रिक्वेस्ट है, उसको समझ नहीं आती कि भाई एक्चुअल में दो रिक्वेस्ट हैं। लेकिन बैक एंड के पास जब ये चीज़ आती है, तो बैक एंड इन दोनों को डिस्टिंक्ट अलग अलग रिक्वेस्ट के तौर पे ट्रीट करता है। बैक एंड ये कहता है कि ब्लू वाली सेपरेट रिक्वेस्ट है, रेड वाली मेरे पास सेपरेट रिक्वेस्ट है, राइट। तो ये सिंपल प्रोसीजर है कि आपकी रिक्वेस्ट स्मगलिंग में एक रिक्वेस्ट दूसरी रिक्वेस्ट के अंदर डाल के भेजी जाती है। फ्रंट एंड को समझ नहीं आती। हमारा गोल क्या होता है कि जब बैक एंड के पास रिक्वेस्ट जाए तो बैक एंड उन दोनों रिक्वेस्टों को सेपरेट सेपरेट रिक्वेस्ट के तौर पे ट्रीट करे। लेकिन यहाँ पे कैच क्या होता है कि रिक्वेस्टें तो आपकी दोनों सेपरेट होती हैं, लेकिन वो दोनों एक सेम TCP स्ट्रीम के अंदर गई होती हैं। तो इससे होता क्या है कि जो प्रिविलेजेस या जो एक्सेस आपकी रिक्वेस्ट 1 को मिली होती है, या हम ये कह लें कि जो रिस्ट्रिक्शंस आपकी रिक्वेस्ट 1 पे लगी होती हैं, वही रिस्ट्रिक्शंस आपकी अमूमन रिक्वेस्ट 2 के ऊपर भी अप्लाई हो जाती हैं। मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। लेट से हम यूं कर लेते हैं कि हमारे पास एक बैकएंड सर्वर है जिसके अंदर हमारे पास दो एंड पॉइंट्स हैं। एक एंड पॉइंट को हम बोल लेते हैं नॉन प्रोटेक्टेड, मतलब ये वो एंड पॉइंट है जिसको कोई भी बंदा हिट करेगा, कहीं से भी हिट करेगा, उसको ये सर्वर रिस्पॉन्स दे देगा। लेकिन इसी सर्वर के ऊपर, इसी वेबसाइट के ऊपर एक और एंड पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड मतलब वो एंड पॉइंट जिसको जब आप हिट करते हैं तो वो आपको रिस्पॉन्स नहीं देता, फॉरबिडन कर देता है। वजह क्या है कि आपके पास किसी किस्म के कोई क्रेडेंशियल, कोई API ऑथेंटिकेशन या कोई टोकन वगैरह आपके पास नहीं है, राइट। तो नॉन प्रोटेक्टेड लिंक मतलब वो लिंक जो कोई भी हिट कर सकते हैं। लेकिन इसी सर्वर पे, इसी वेबसाइट पे एक और लिंक है जिसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टेड। इस एंड पॉइंट को कोई भी बंदा हिट नहीं कर सकता जिसके पास किसी किस्म का कोई क्रेडेंशियल या कोई ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म नहीं है। अब यहाँ पे आता है रिक्वेस्ट स्मगलिंग का पहला यहाँ पे नुकसान, पहला इंपैक्ट, कि इस वर्नेबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए हम उन लिंक्स को एक्सेस कर सकते हैं जो अमूमन आपके लिए फॉरबिडन होते हैं, जिनको आप आम तौर पे बगैर किसी ऑथेंटिकेशन के ओपन नहीं कर सकते। सो मतलब कि हम HTTP रिक्वेस्ट स्मगलिंग को इस्तेमाल करके ऑथेंटिकेशन को हम बाईपास करने चाह रहे हैं। तो ये सारा प्रोसीजर चलता किस तरह, वो चलता यूं है कि आप रिक्वेस्ट 1 करते हैं नॉन प्रोटेक्टेड को, राइट। नॉन प्रोटेक्टेड एंड पॉइंट को आपने रिक्वेस्ट 1 कर दी, लेकिन इसी रिक्वेस्ट 1 के अंदर आपने अपनी यहाँ पे एक रिक्वेस्ट 2 भी जो है वो ऐड कर दी। अब बैक एंड के पास जब ये दोनों रिक्वेस्ट पहुंचती है ना, तो बैक एंड सर्वर आपकी रिक्वेस्ट 1 का जवाब करते हैं और आपको जो भी नॉन प्रोटेक्टेड के रिस्पॉन्स में जो भी चीज़ देनी होती है वो दे देता है। और जब उसके पास रिक्वेस्ट 2 भी ओपन होकर उसके पास पहुंचती है, तो वो रिक्वेस्ट 2 के ऊपर भी परमिशन लगाना मिस कर देता है। और वजह क्या होती है, चूंकि ये दोनों एक सेम स्ट्रीम के अंदर उसके पास आए होते हैं। TCP स्ट्रीम यहाँ पे एक कीवर्ड है कि चूंकि वो एक सेम सॉकेट के अंदर, एक सेम स्ट्रीम के अंदर आपके पास आते हैं, तो बैक एंड सर्वर ना आपकी किसी किस्म की जो ACL अप्लाई करता है आपकी इस रिक्वेस्ट 1 के ऊपर, और रिक्वेस्ट 2 चूंकि उसी पैकेट के अंदर आती है, उसी स्ट्रीम के अंदर आती है, तो उसको प्रोटेक्टेड वाला लिंक भी फौरन से शो कर देता है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये समझने वाली है कि इस प्रोटेक्टेड एंड पॉइंट को हिट करने का जो रिस्पॉन्स आपको जाता है, वो रिस्पॉन्स आपको रिक्वेस्ट 1 की रिस्पॉन्स में आपको नजर आता है। चूंकि इस रिक्वेस्ट 2 की टेक्निकली अपनी कोई हैसियत नहीं है, ये रिक्वेस्ट 1 के साथ स्मगल होकर जा रही है। तो होता क्या है कि प्रोटेक्टेड एंड पॉइंट को हिट करने का जो भी रिस्पॉन्स भी आएगा, वो भी आपको रिक्वेस्ट 1 के रिजल्ट के अंदर ही आपको बेसिकली शो हो जाएगा। आपको फर्स्ट इसका रिस्पॉन्स भी शो होगा नॉन प्रोटेक्टेड का, और प्रोटेक्टेड का रिस्पॉन्स भी आपको इसके अंदर ही शो होगा। तो ये बेसिकली एक सिंपल प्रोसीजर होता है कि किस तरह रिक्वेस्ट स्मगलिंग आप करते हैं, और इस रिक्वेस्ट स्मगलिंग को इस्तेमाल करते हुए आप उन एंड पॉइंट्स को हिट करने के, उन एंड पॉइंट्स के साथ बात करने के काबिल हो जाते हैं जो कि अमूमन प्रोटेक्टेड होते हैं। अच्छा, पहले हम ये देख लेते हैं यार देखने में कैसा लगता है। अब ये फॉर एग्जांपल बर्ब का आपके सामने स्क्रीनशॉट है कि यहाँ पे आपके पास एक रिक्वेस्ट है और इसी रिक्वेस्ट के साथ हमने एक सेकंड रिक्वेस्ट भी ऐड कर दी है। अब अगर हम जर्नल से थोड़ी सी बात कर लें यार कि एक्चुअल में ये काम करता है किस तरह, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिसको हम बोलते हैं कंटेंट लेंथ और जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफर इनकोडिंग। बैकएंड सर्वर को ये बताने के लिए कि भाई मैं आपको कितना कंटेंट भेज रहा हूँ, हमारे पास दो बड़े इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं। या तो आप यूज़ करते हैं कंटेंट लेंथ
या तो आप यूज़ करते हैं ट्रांसफ़र इनकोडिंग, और यहाँ पे आप देखें जानबूझकर इसी वल्नरेबिलिटी की ये तरीका है कि आप इसके अंदर दोनों चीज़ें यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो होता क्या है कि आपका जो फ्रंट एंड का सर्वर है, फ्रंट एंड का सर्वर जब ये देखता है, मैं इस वाले फ्रंट एंड सर्वर की बात करूँ जो यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे आपकी रिक्वेस्ट, ये फ्रंट एंड सर्वर और ये आपका बैक एंड सर्वर। तो यहाँ पे देखें जब फ्रंट एंड सर्वर के पास ये रिक्वेस्ट जाती है तो फ्रंट एंड सर्वर इस केस के अंदर ट्राई के स्पेसिफिक रूम के अंदर वो कंटेंट लेंथ के ऊपर फैसला करता है कि आपका यहाँ पे कंटेंट कितना होगा आगे। तो जब यहाँ पे हमने 160 लिख दिया तो फ्रंट एंड ये समझता है यार चूंकि ये सारी 160 बाइट्स हैं तो वो इन सबको एक रिक्वेस्ट के तौर पे आगे जाने देता है। लेकिन जब ये पूरी रिक्वेस्ट बैकएंड पे पहुंचती है तो बैकएंड आपका कंटेंट लेंथ के बजाय ट्रांसफर इनकोडिंग के मेथड के ऊपर काम कर रहा होता है। तो ट्रांसफर इनकोडिंग जब वो इस पहली रिक्वेस्ट को पढ़ना शुरू करता है तो यहाँ पे वो देखता है कि ट्रांसफर इनकोडिंग चंक्ड है और चंक के अंदर लिखे 0 मतलब कि मैं आपको जो चंक भेज रहा हूँ ना वो 0 बाइट्स के। इसका मतलब क्या कि ये रिक्वेस्ट इतनी ही है, इसका आगे कुछ भी नहीं है। तो सर्वर बैकएंड ये समझ आता है कि भाई ये रिक्वेस्ट मेरी यहाँ पे एंड होगी और वो इस रिक्वेस्ट को अपने पास यहाँ पे एंड कर देते हैं। लेकिन सेकंड रिक्वेस्ट भी तो है यहाँ पे, तो जब वो इसको एंड करने के बाद आगे चलता है तो इसको फौरी तौर पे एक और पोस्ट रिक्वेस्ट आ जाती है, तो वो इसको एक सेकंड रिक्वेस्ट के तौर पे लेके हैंडल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे मैंने शुरू में कहा कि वो उसको फर्स्ट रिक्वेस्ट के ही सॉकेट के तौर पे, फर्स्ट रिक्वेस्ट की ही टीसीपी स्ट्रीम के अंदर उसी के एक्सटेंशन के तौर पे आगे लेकर चलता है। नई टीसीपी स्ट्रीम या नया टीसीपी सॉकेट यहाँ पे ओपन नहीं होता। तो होता क्या है जब वो सेकंड रिक्वेस्ट को पढ़ता है, अब सेकंड रिक्वेस्ट के अंदर देखें यहाँ पे किसी किस्म का ना ट्रांसफर इनकोडिंग वाला मैकेनिज्म नहीं है, कोई ट्रांसफर इनकोडिंग नजर नहीं आ रही। तो मजबूरन बैक एंड सर्वर को भी खुद से आपको अपने आप को डाउनग्रेड करना पड़ता है और वो कंटेंट लेंथ को उसको लेके चलता है, यार मैं जो कंटेंट लेंथ है ना उसी की बेस पे अगला फैसला करूंगा। तो अब मजे की बात, कंटेंट लेंथ यहाँ पे कितनी है 500, मतलब 500 बाइट्स। जबकि आप नीचे अगर आप एक्चुअल कंटेंट देखेंगे कितने बाइट्स के, ये टोटल 20 या 18 बाइट्स के। तो इसका मतलब क्या होता है कि बैक एंड सर्वर अब मजीद वेट करते हैं कि भैया यहाँ पे तो कंटेंट लेंथ 500 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी मेरे पास सिर्फ 20 बाइट्स आए हैं, इसलिए अब मैं मजीद वेट करूंगा कि जब तक मेरे पास ये 500 जो हैं 500 कंटेंट लेंथ यहाँ पे पूरी नहीं हो जाती। अब अमूमन इस तरह ना कैशिंग की वर्नेबिलिटीज़ होती हैं। अब कैशिंग में अमूमन क्या होता है, जो कैशिंग की वर्नेबिलिटीज़ हैं, या तो आप अपना मलिशियस डेटा वो किसी दूसरे यूज़र को कैशे करवा लेते हैं, तो जब वो यूज़र उस कैशे को हिट करता है वो डेटा उसके पास आता है, आपका मलिशियस कोड उसके ब्राउज़र के ऊपर चल जाता है। या कैशे की एक दूसरी साइड क्या होती है कि आप किसी दूसरे का डेटा, क्रिटिकल डेटा, कॉन्फिडेंशियल बैक एंड डेटा वो कैशे करवा लेते हैं और बाद में आप वो कैशे देखने के काबिल होते हैं, राइट। तो या तो आप अपना डेटा कैशिंग किसी को करवा दें जो कि मलिशियस डेटा है, वो उसको बाद में हैक करने के या उसको नुकसान पहुंचाने का काम आएगा, या आप उसका डेटा अपने पास कैशिंग करवा लें। सेम केस हमारे पास यहाँ पे जो सेकंड इसकी हम बात कर रहे हैं नुकसान की, एचटीटीपी रिक्वेस्ट स्मगलिंग की, वो यहाँ पे आती है कि हम अपनी रिक्वेस्ट के साथ जो रिक्वेस्ट 2 है उस रिक्वेस्ट 2 में जैसा कि आपने देखा हम वहाँ पे कुछ हम उसमें कुछ गैप छोड़ देते हैं कि भाई सेकंड रिक्वेस्ट हमने स्मगल करवाई लेकिन हमने कंटेंट लेंथ को 500 कर दिया, बजाय कि 18 या 20 यहाँ पे जो भी बाइट्स बनती है हम वहाँ पे वो लिखते। तो इससे होता है कि अगर क्लाइंट भी उसी टाइम उस बैकएंड सर्वर को, उस वेबसाइट को कोई रिक्वेस्ट करता है और अगर इत्फाक से टाइमिंग अगर मैच कर जाए और वो क्लाइंट की वो रिक्वेस्ट उसी टाइम लैंड करे जब आपका बैकएंड सर्वर इन 500 बाइट्स के पूरे होने का वेट कर रहा होता है, तो उस केस में होता क्या है कि क्लाइंट उस रिक्वेस्ट को इसके अंदर ऐड कर लेते हैं और जो उसका रिस्पांस किसको जाता है, आपको मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था, रिस्पांस हमेशा रिक्वेस्ट 1 पे जाता है। तो चूंकि रिक्वेस्ट 1 तो आपकी रिक्वेस्ट है ना, तो होगा क्या कि क्लाइंट का डेटा जो यहाँ पे गलती से स्मगल होकर बैकएंड को पहुंच गया था, बैकएंड ने उसको प्रोसेस करके उसका रिस्पांस रिटर्न किया, वो रिस्पांस सारे का सारा रिक्वेस्ट 1 वाले को यानी कि अटैकर को वहाँ पे शो हो जाता है। तो ये बेसिकली स्मगलिंग की वहाँ पे वर्नेबिलिटी आती है कि आप अपनी सेकंड स्मगल्ड रिक्वेस्ट के अंदर मजीद कस्टमर की रिक्वेस्ट को भी स्मगल करवा लेते हैं। अब ये सारा प्रोसेस एक्चुअल में होता किस तरह, ये प्रोसेस आपको यहाँ पे शो होगा। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ट्राई हैकमी ने हमें एक बेसिकली मशीन दी है जिसको हम डाउनलोड करके ओपन करते हैं। तो इस मशीन के अंदर अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक वेबसाइट है http रिक्वेस्ट स्मगलिंग ट्राई हैकमी। इस वेबसाइट को जब आप ओपन करते हैं तो आपके सामने देखें यहाँ पे एक पोर्टल ओपन हो गया। ये पोर्टल सिर्फ क्या कर रहा है, आप इसमें नेम डालते हैं और अपनी क्यूरी डालते हैं, ये दोनों स्ट्रिंग्स वैल्यूज हैं, नेम और क्यूरी डाली, सबमिट किया, वो डेटा आपका बैकएंड पर जाके सिंपली सबमिट हो गया। बहुत सिंपल सी फंक्शनैलिटी है। इसी वेबसाइट के ऊपर फिर हमें एक एंड पॉइंट दिया गया जिसका नाम है सबमिशन। उस एंड पॉइंट पे, उस फोल्डर पे जब आप जाते हैं तो आपको उसके अंदर ना बहुत सारी फाइल्स नजर आती हैं।
ये फाइल्स कौन सी होती हैं? जो यूज़र ने डेटा सबमिट करवाया होता है ना, उनको अपना ही डेटा वहाँ पे शो होता है। हर यूज़र को अपना अपना डेटा उन सबमिशंस वाले फोल्डर में जाके वहाँ पे फाइल्स के अंदर शो हो जाता है। तो लेट्स से अगर हम सबमिशंस के फोल्डर में जाते हैं और यहाँ पे बहुत सारी टेक्स्ट फाइल्स पड़ी होंगी, हम उस सबमिशन में जो भी टेक्स्ट फाइल नज़र आती हैं, जो जितनी रिक्वेस्टिंग करते जाएंगे उतनी टेक्स्ट फाइल्स उस फोल्डर के अंदर आती जाएंगी। तो आप अपनी लेटेस्ट टेक्स्ट फाइल वहाँ पे ओपन करते हैं, तो देखिए वहाँ पे अगर आपने यूज़र नेम और क्यूरी में टेस्ट डाला हुआ था, तो वो यूज़र नेम टेस्ट और क्यूरी टेस्ट वो दोनों वहाँ पे आपको शो हो जाती हैं। अब वर्नेबिलिटी यहाँ पे यही होगी कि चूंकि क्लाइंट भी वहाँ पे, चूंकि एक विक्टिम भी वहाँ पे आगे यूज़र नेम और पासवर्ड डालेगा, सॉरी यूज़र नेम और क्यूरी वहाँ पे पुट करेगा, तो उसकी डाली गई यूज़र नेम और क्यूरी का जो रिस्पॉन्स है वो उसके बजाय हमें फॉरवर्ड हो जाएगा। मतलब क्योंकि हमने उसकी रिक्वेस्ट अपने रिक्वेस्ट के अंदर स्मगल करा ली थी, और हम उम्मीद करेंगे कि उसके यूज़र नेम और क्यूरी के अंदर कोई ना कोई क्रिटिकल बात होगी जो वहाँ से हम उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। अब हम वॉक थ्रू में चलें तो एक्चुअल में काम होता किस तरह। उन्होंने हमें ना यहाँ पे एक पेलोड दिया, ये वही पेलोड है जो आपको मैं यहाँ पे इस जगह के ऊपर ये पेलोड मैं आपको बेसिकली दिखा चुका हूँ। तो ये पेलोड अगेन करता क्या है कि आप पहली रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, यहाँ पे कंटेंट लेंथ 160 होने की वजह से फ्रंट एंड जो है उस पूरे के पूरे को जो 160 बाइट्स हैं इनको भी इसी रिक्वेस्ट का पार्ट समझ लेता है। तो ये पूरी रिक्वेस्ट आपकी पहुंच जाती है बैक एंड पे। बैक एंड लेकिन ट्रांसफर इनकोडिंग चंक को मानता है, वो कंटेंट लेंथ को प्रायोरिटी नहीं देता। तो जब वो चंक यहाँ पे 0 देखता है तो वो इस रिक्वेस्ट को अलग रिक्वेस्ट के तौर पे ट्रीट करता है और इस रिक्वेस्ट को वो अलग रिक्वेस्ट के तौर पे ट्रीट करता है। जब वो इस सेकंड रिक्वेस्ट को अलग रिक्वेस्ट के तौर पे ट्रीट कर रहा होता है, उस दौरान वो देखता है कि यार कंटेंट लेंथ मेरे पास 500 है, तो यहाँ पे तो टोटल अभी तक सिर्फ 20 बाइट्स आए हैं, तो वो मजीद बाइट्स का वेट कर रहा होता है। उस दौरान अगर क्लाइंट जो है वो उस जगह पे जाके लॉग इन कर ले या कोई किसी किस्म की क्यूरी डाल दे, कुछ भी एक्शन परफॉर्म कर ले, तो उसके एक्शन का रिजल्ट सारे का सारा हमें शो होता है। तो यहाँ पे हमें काम भी करते कैसे हैं कि हम इस रिक्वेस्ट को यहाँ से उठाते हैं और इस रिक्वेस्ट को हम बर्ब के अंदर इंट्रूडर के अंदर भेज देते हैं। इंट्रूडर में क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि हमें पता है यार क्लाइंट की हमें टाइमिंग का अंदाजा तो नहीं है कि क्लाइंट किस टाइम आके अपनी रिक्वेस्ट डालेगा, और वो रिक्वेस्ट एक्जैक्टली एक्चुअल किस टाइम पे डालेगा कि हम उसी टाइम अपनी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करें। तो जारी बात है प्रैक्टिकली इस तरह इतना अंदाजा लगाना पॉसिबल तो नहीं है। तो हम करते क्या हैं, हम इंट्रूडर के अंदर जाते हैं, इस क्यूरी के टैब को सिलेक्ट करते हैं, इसको हम अपनी इंट्रूडिंग के लिए ऐड कर लेते हैं, और यहाँ पे पे लोड जो हम डालते हैं ना इस क्यूरी के अंदर, वो सारे डालते हैं नल। नल मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग, मतलब यहाँ पे हम कुछ भी नहीं डाल रहे। और हम ये क्यूरी कितनी बार सेंड करेंगे? ये क्यूरी हम सेंड करेंगे 10,000 दफ़ा, 10,000 टाइम्स हम ये क्यूरी, ये जो पे लोड है ये बार बार हम इसको अपने वेबसाइट के ऊपर डालेंगे। और यहाँ पे फिर रिसोर्स पूल में जाकर उन्होंने एक सेपरेट रिसोर्स पूल बना लिया जिसमें उन्होंने कंकरेंट रिक्वेस्ट, मतलब एक साथ आप 10 रिक्वेस्टें भेजो, और जो सेकंड है कि आपने रिक्वेस्ट के अंदर डिले कितना डालना है, 2000 मिली सेकेंड का। और वो डिले भी आपने कोई फिक्स डिले नहीं है, उसके अंदर भी आपने मल्टीपल किस्म की वेरिएशन रखी है। ये सब करने का पर्पस क्या है कि जब भी क्लाइंट उस वेबसाइट के अंदर जाके अपना कोई भी डेटा इंटर करेगा, हमने बस ये मेक श्योर करना है कि एग्जैक्ट उस टाइम के ऊपर हमारा अपना कोई ना कोई वहाँ पे जो एक स्मगल की हुई क्यूरी है वहाँ पे वो पहुंची हो, ताकि क्लाइंट की क्यूरी हमारी स्मगल की हुई क्यूरी के साथ मिल सके। तो आप ये सब इंट्रूडिंग की सेटिंग सेट करके अपनी इंट्रूडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। कुछ टाइम बाद आप देखते क्या हैं कि आप सबमिशन के अंदर जाते हैं, उसी तरह वहाँ पे कुछ फाइल्स पड़ी होती हैं, लेकिन इस बार जब आप उन फाइल्स को ओपन करते हैं तो देखें नेम और क्यूरी के अंदर सिर्फ टी लिखा हुआ है कि आपका नेम और क्यूरी जो है वो तो यहाँ पे आई, लेकिन ये आगे का सारा जो डेटा है ना, ये आगे का सारा डेटा किसका है? ये बेसिकली किसी क्लाइंट की रिक्वेस्ट थी, किसी और विक्टिम की रिक्वेस्ट थी जो आप लोगों ने अपने पास देख ली। अब इस चीज़ को अगर मैं आप लोगों को अपनी वीएम के अंदर अपना क्रिटिकल पासवर्ड काली डाल के ओपन करूं तो देखें ये चीज़ यहाँ पे किस तरह शो होती है। आप सबमिशन के अंदर जाते हैं, मल्टीपल वहाँ पे आपको फाइल शो होती है। जब उन फाइल्स को ओपन करते हैं तो इस बार बजाय कि सिर्फ यहाँ पे नेम और क्यूरी मेरी शो हो रही हो, इस बार एक और चीज़ हमें शो होती है यहाँ पे। इसका मतलब क्या था कि क्लाइंट उसी सर्वर पे आया और उसने एग्जैक्ट उस टाइम के ऊपर किसी और होस्ट को भी, उस पर मल्टीपल वर्चुअल होस्ट बने होंगे, तो उसने किसी और होस्ट को भी लॉगिन करने की कोशिश की। अब चूंकि इस केस में एक गेट रिक्वेस्ट थी तो लॉगिन के अंदर जो पासवर्ड था हमें यहाँ पे ही नजर आ गया, लेकिन इट डजंट मैटर। अगर यहाँ पे कोई पोस्ट रिक्वेस्ट भी होती ना तो उसका डेटा जो नीचे प्रॉपर यहाँ पे डेटा आता पोस्ट रिक्वेस्ट के, यहाँ पे जो डेटा सारा आता वो हमें फिर भी नजर आ जाता। तो बेसिकली हुआ क्या, डेटा हमें क्यों नजर आया? चूंकि एग्जैक्ट टाइम के ऊपर एक टाइम ऐसा था कि क्लाइंट की ये वाली जो रिक्वेस्ट थी वो हमारी मेन रिक्वेस्ट के साथ स्मगल होकर चली गई। तो इस वजह से बेसिकली यहाँ पे यही काम हुआ था कि क्लाइंट की चूंकि रिक्वेस्ट हमारे रिक्वेस्ट के अंदर मिक्स हो चुकी थी, तो इसलिए जब रिस्पॉन्स आया, बैकएंड ने जो रिस्पॉन्स दिया तो हमें दिया, और वो इस केस के अंदर उन्हें समझाने के लिए
ट्राई हैकमीनियस केस के अंदर समझाने के लिए एक सबमिशन का एंड पॉइंट दिया हुआ था कि इस एंड पॉइंट के अंदर हम जाके बेसिकली वेरीफाई कर सकते हैं कि भाई जो रिस्पॉन्स आया वो एक्चुअल विक्टिम को, एक्चुअल क्लाइंट को जाने के बजाय उसका रिस्पॉन्स हमें फॉरवर्ड हो गया। तो जब आप ये काम कर लेते हैं तो उसके बाद आप मेन वेबसाइट पर जाते हैं, वहाँ पर अपनी क्रेडेंशियल जो आपको इस रिक्वेस्ट के अंदर, जो आपको इस रिक्वेस्ट में जो क्रेडेंशियल आपको मिला, इसको इस्तेमाल करते हुए आप मेन वेबसाइट में दोबारा से यहाँ पे जाके लॉगिन का ऑप्शन आता है, लॉगिन करते हैं और उसके बाद आपको यहाँ पे आपका फ्लैग मिल जाता है। तो ये बेसिकली सिंपल सा रूम था। आई होप मैं अपनी बात समझाने में कामयाब हुआ हूँ। फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन है तो मुझे बताएं, हम इसको दोबारा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन पॉइंट इज, हमने ये इसमें डिस्कस किया इस पूरी वीडियो के अंदर कि HTTP रिक्वेस्ट स्मगलिंग के हमारे पास दो किस्म के नुकसान होते हैं। एक नुकसान ये कि हम स्मगल करके अपनी रिक्वेस्ट को स्मगल करके बैक एंड से कोई भी जो उनका क्रिटिकल एंड पॉइंट होता है, जो कि ऑथेंटिकेटेड एंड पॉइंट होता है, उसको हम ऑथेंटिकेशन बायपास करके एक्सेस कर सकते हैं। और सेकंड नुकसान हमने क्या देखा कि अगर हम किसी तरीके से किसी क्लाइंट की क्यूरी को, किसी विक्टिम की क्यूरी को अगर हम अपनी रिक्वेस्ट के अंदर स्मगल करवाने में कामयाब हो जाएं तो उसका सेंड किया हुआ डेटा हमारे बिहाफ पे हमें रिटर्न होकर वापस नजर आता है और उसमें किसी किस्म का डेटा हो सकता है जो हमें बाद में किसी भी हवाले से काम आ सकता है। वंस अगेन गाइस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। उम्मीद है आपको कोई बात समझ तो नहीं आई होगी, लेकिन मुझे चुल हो रही थी, मैंने कहा मैं एक वीडियो बना के आप लोगों को बता दूं कि यार HTTP रिक्वेस्ट स्मगलिंग के ये दो किस्म के यूज केस हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।